नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बीपीएससी वाला। तो दोस्तों, आज की लेक्चर भी जो मैं ले रहा हूँ इसी फॉर्मेट में लूँगा जैसा कि कल आपका फॉर्मेट चला था। यानी मेरा ऑडियो आपके सामने आएगा बट वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। वीडियो मेरी नेक्स्ट वीक से आपकी अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने स्टूडियो के लोकेशन से बाहर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को अपना प्यार दिया, अपना समर्पण दिया, और अब बच्चों का मैंने मैसेज देखा है, बड़ा एनर्जेटिक मैसेज है कि सर बस आप क्लास रेगुलर रखिए, वीडियो अगर नहीं भी आई तो चलेगी, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके। इसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको लिए चलता हूँ कि क्या कुछ खास न्यूज है आज। तो सबसे पहली तो बात है, हमारे पास आज का जो निबंध उपयोगी हमारा उद्धरण है कि भाई एक बड़ा ही अच्छा कहावत कहा जाता है, बिलैया के नज़र मुसवे पर। बिलैया के नज़र मुसवे पर मतलब आप समझते हो। इसका मतलब होता है कि बिल्ली की जो नज़र होती है वो चूहे पर ही होती है। मूसा मतलब हम लोग गांव देहात में चूहा कहते हैं। इसका तात्पर्य आप समझो। इसका मतलब कहा जाता है कि जो धीर गंभीर व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी होती है। बिल्ली के लिए भोजन जो होता है, विशेषतः जो चूहा वह उसका मुख्य आहार होता है, तो वह अपने टारगेट से नज़र दूर नहीं करता है। तो यही आपको भी अपने जीवन में कोशिश करना है कि आप अगर कोई टारगेट सेट किए हो तो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, और उसके रास्ते में जो भी आपको परेशानी आए, परेशानी अपने आप निकलते जाएंगे। आप अपने परजबरेंस को ध्यान में रखो, दृढ़ता बनाए रखो, सबल बनाए रखो, और बाकी ये समझ लीजिए प्रकृति आपको जो है उसके अनुसार से जरूर कुछ ना कुछ प्रदान करेगी, सबल जरूर देगी। तो चलिए देखते हैं पहले प्रिय, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या कुछ खास हमारे आज के इस टॉपिक में है। तो जैसा कि सबसे पहले तो दिवाली की जो अभी ऑफर चल रही है वो ऑफर अभी भी लाइव है। आपको 75% तक की छूट मिल रही है। किसी भी बीपीएससी वाला की कोर्सेज को अगर आप परचेज करते हो तो 75% तक का डिस्काउंट है आपके पास। हाँ, कुछ बच्चों का मैसेज ये था कि सर क्या हम लोग ऑफलाइन बैचेज में भी हमारे यहाँ डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जी हाँ बच्चों, ऑफलाइन लेवल पर भी आपकी डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो आप बोरिंग रोड चौराहे पर जो जीबी मॉल सेंटर है, जीबी मॉल में हमारा जो एडमिशन जो काउंसल वहाँ पर जो चलता है, एडमिशन का जो सेंटर है, वहाँ पर जा करके आप विजिट कर लीजिए। आपको ऑफर के रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी वो बता दी जाएगी। अगर नहीं भी रहेगी तो आप जा करके बोल दीजिएगा कि भाई डीसीएम अविनाश सर ने कहा था, तो शायद ऑफर अवेलेबल आपके लिए करा दी जाए। तो जो भी रहेगा आप ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ऑफर है, लाइव है अभी ऑफर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो चलो देखते हैं आज के टॉपिक में क्या खास है हमारे पास। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले हम लोग आसियान को लेकर के देखेंगे क्या कुछ खास न्यूज है। दूसरा हम लोग देखेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में कुछ बदलाव किए गए हैं, उस पर बात करेंगे। तीसरा क्लाउड सीडिंग पर बात करेंगे। चौथा इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट पर जो है, स्पोर्ट्स जो सेक्टर हमारा है उसमें जो डोपिंग को लेकर के बात आई है उस पर बात किया जाएगा। मैरीटाइम एक्सरसाइज जेमेक्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे सेलिब्रेट करने को लेकर के देखा जाएगा आज, फिर बात किया जाएगा इस पर। बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल जो कोर्ट आया है उसका क्या कुछ लॉजिक है, क्यों आखिर ये चर्चा में रहा है, इस पर डिस्कशन होगा। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यू चेयर ऑफ आईयूसीएन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर वर्ल्ड पोलियो डे पर बात करेंगे और श्री नारायण गुरु की बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता भी हूँ एसएनडीपी को लेकर के। तो इतना सारा जो है आपके पास टॉपिक यहाँ पर आज ढेर सारा टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास जो हमने आज कल का जो लेक्चर किया था उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ था कि एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था बच्चों कि भाई मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार, जस्टिस सुधीर सिंह, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस सुधीर सिंह विल बी द राइट आंसर। ये आप ध्यान में रख लेना। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा रिवीजन वाला क्वेश्चन है कि भाई भारत को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है। 24-27, 25-28, 26-29 और 25-27। देखो मैं क्वेश्चन तो बोल रहा हूं बट आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाना। इसका राइट आंसर बाबू होगा 25 से 28 के लिए भारत को चुना गया है।
ये जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि मशालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? कोच्चि, गुवाहाटी, जयपुर और हैदराबाद। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका गुवाहाटी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन, बी राइज इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे डीपी वर्ल्ड के सहयोग से नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा लॉन्च किया गया था। एकदम सही स्टेटमेंट यह है, इसमें कहीं कोई डाउट हमारे पास नहीं है। दूसरा है, यह पहल WEP के अवार्ड टू रिवार्ड ढांचे का हिस्सा है। यह भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कहा गया है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट ओनली लार्ज कॉर्पोरेशंस लेड बाय विमेन। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं के नेतृत्व वाले बड़े निगमों का समर्थन करना है। दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए ये क्या है कि रॉन्ग हमारे पास स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वीमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहयोग दे रहा है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कि केवल जो है महिलाओं के नेतृत्व वाले बड़े निगमों का समर्थन देने के लिए वीराइज इनिशिएटिव लाई गई है। नहीं, नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है और बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। तो 1 और 2 हमारा जो है ये सही है, ये पॉइंट याद रखना। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। तो कौन से पर बोला जा रहा है कि उड़ान योजना को लेकर के? तो देखते हैं हम लोग उड़ान योजना को लेकर के क्या कुछ खास हमारे पास आ रहा है। कहा जा रहा है कि उड़ान को 21 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। उड़ान के लिए नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, यह भी सही है भाई। और पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से जो है दिल्ली के लिए संचालित हुई थी, तो यह भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। दैट इज सी विल बी द राइट आंसर, यानी सी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भाई कौन सा देश हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 26वां देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा फिजी विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन हमारा था सारंडा वन को लेकर के कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सही है। सारंडा को एशिया के सबसे बड़े साल वन के रूप में जाना जाता है, यह भी मैंने बताया था, यह भी सही है। सारंडा नाम का अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। डी विल बी द राइट आंसर। क्यों आखिर चर्चा में यह आया था? तो आपको मैंने बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था कि भाई सारंडा में आप एक क्या बनाइए, तो एक सैंक्चुअरी बनाइए, उसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में थोड़ा सा डेवलप करिए और उसके जो भी वहाँ पर जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं और जो फ्लोरा और फौना है उनके प्रोटेक्शन पर आप फोकस करिए। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह का ऑर्डर दिया गया है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 8वां प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 9वां जो राज्य सदस्य बना है? IUCN का 90th स्टेट मेंबर के रूप में कौन आया भाई? तो राइट आंसर इसका तुवालू हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हम लोग आज के जो हमारे पास टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। 25 अक्टूबर वाले में क्या कुछ खास न्यूज है? पहला न्यूज है आसियान को लेकर के। एक सबसे बड़ी बात आई है क्या भाई कि आपको पता होना चाहिए कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आसियान समिट, मैं बार बार बताता हूँ कि आसियान समिट एक होता है साल की शुरुआत में और उसका फाइनल कंक्लूजन होता है साल के अंत में। तो 2025 का आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है प्रपोज था, पहले हो चुका है इसका एक भाग, और दूसरा भाग जो है कंक्लूजन जो वाला भाग होगा जहाँ पर कंक्लूड किया जाएगा वह अब लिया जाएगा। इसको अब यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि आपका 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक ये चलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जनरली इसमें भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। चर्चा में इसलिए इस बार आया है कि मोदी जी इसमें फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और मोदी जी जो है इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपनी तरह का एक अलग क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अभी ये डिसाइड हो गया है कि इंडिया की तरफ से मोदी जी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 47वां आसियान समिट में, ठीक है। और हो कहाँ रहा है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, ये भी आप ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं आसियान को लेकर के। भाई देखो, आसियान सबसे पहले जो है इसका फुल फॉर्म जान लो। ये आसियान का फुल फॉर्म क्या है भाई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी जब भारत के नॉर्थ ईस्ट से आप राइट की तरफ मूव करेंगे, ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और सीधा सा बात है भाई, आप साउथ ईस्ट का सेक्टर पकड़ लीजिए तो वहाँ पर जो भी आपको कंट्री म्यांमार से धीरे धीरे दिखेंगे, वियतनाम हो जाए, कंबोडिया हो जाए, थाईलैंड हो जाए, लाओस हो जाए, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्री आपको आएंगे ये आसियान का हिस्सा है, ठीक है। तो ये है क्या भाई? तो एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पर्पस क्या है भाई?
प्रमोट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमॉन्ग साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका पर्पस है। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है भाई? तो 8 अगस्त 1967 को जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन किया गया था। उसी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत जो है आसियान की स्थापना हो रखी थी। अब थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं भाई इसमें कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे भाई? तो फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और करंट मेंबर कितने हैं? 10 अभी करंट मेंबर हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जिसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया जो है इसके अभी करंट मेंबर में 10 मेंबर में इसके शामिल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब देखो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब आपसे पूछा जाए कि आसियान का स्थापना जो है, आसियान का स्टैब्लिशमेंट किस डिक्लेरेशन से हुआ है, तो वो बैंकॉक डिक्लेरेशन जो थाईलैंड में हुआ था उसी के तहत आसियान का स्थापना हुआ। लेकिन जब आपसे आसियान का हेडक्वार्टर पूछे ना, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। और अब देख लो ये सारे कंट्री मैपिंग में आप देख लो, यहाँ पर जो जो कंट्री आपको दिखेंगे ये सारे आपको जो है आसियान के मेंबर हैं। मैं सबका एक बार टिक आउट कर दे रहा हूँ, म्यांमार हो, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारा इधर आप देख रहे हैं। और यही लोकेशन, जो ये लोकेशन आप देख पा रहे हो, यही साउथ ईस्ट एशिया का जो है लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान में रखना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंट्री, मतलब एक समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंडिया हर साल लगभग इसमें पार्टिसिपेट करती रही है। इस बार भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, बट मोदी जी जो है स्पेशली इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हमारे पास आ रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का 47वां शिखर सम्मेलन अन्य संबंधित शिखर सम्मेलनों के साथ किस देश में आयोजित हो रहा है? तो क्वेश्चन आपके सामने है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? मलेशिया। अब देखो भाई इसमें कहा गया है, एक पॉइंट कहा गया है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान में रखिएगा। कहा गया कि अन्य संबंधित शिखर सम्मेलनों के साथ, तो क्या आसियान के सम्मेलन के साथ कोई और भी शिखर सम्मेलन होता है? तो जी हाँ होता है। एक होता है ईएएस समिट होता है, ये ध्यान में रखना। अब आपको लगेगा सर ईएएस समिट क्या है भाई? तो ईएएस समिट के बारे में बता दूं, ईस्टर्न एशिया समिट होता है। इसमें आसियान के मेंबर्स होते हैं, ईस्टर्न एशियन कंट्री के मेंबर होते हैं, इंडिया पार्टिसिपेट करती है, रशिया पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद अमेरिका पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है, जापान पार्टिसिपेट करता है। ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, चाइना का पार्टिसिपेशन होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न एशियन समिट, मतलब जो भी ईस्टर्न एशिया के जो स्टेक होल्डर्स कंट्री हैं वो सारा का सारा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस समिट के अंतर्गत। तो जब भी आपका ईएएस समिट को लेकर के भी पूछेगा, तो जहां आसियान समिट होता है वहीं पर ईएएस समिट होता है। एक और आपको बता दूं कि जिस शहर में आसियान समिट होगा जिस साल, वहीं पर जो है भारत और आसियान शिखर सम्मेलन भी होता है, जो एनुअल समिट होता है। तो इसीलिए दिया गया है क्वेश्चन में अन्य संबंधित शिखर सम्मेलनों के साथ। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई इसमें, और वो क्या है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भाई हमारे पास आ रहा है रक्षा खरीद मैनुअल को लेकर के, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल को लेकर के क्या कुछ है। तो सबसे पहले जानिए कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को, जो इफेक्टिव कब से होगा भाई? तो 1 नवंबर 2025 से इफेक्टिव होगा। यानी रक्षा मंत्री के द्वारा जो है नई दिल्ली में, जगह भी याद रखिएगा, नई दिल्ली, रक्षा खरीद नियमावली 2025 को जारी किया गया है इनके द्वारा, और यह 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। डेट याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी और बिहार का कोई भी एग्जाम जो है डेट पे ज़्यादा फोकस करती है। अब देखो भाई क्या कुछ खास हमारे यहाँ आ रहा है। तो सबसे बड़ा बात है, इसने किसको रिप्लेस किया है भाई? तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2009, इससे पहले जो रक्षा खरीद नियमावली आई थी वो कब आई थी? 2009 में। तो उसको रिप्लेस इसने किया है। पर्पस क्या है भाई? पर्पस है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट बाय द आर्म्ड फोर्सेस एंड एमओडी एस्टैब्लिशमेंट, यानी सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों द्वारा जो राजस्व खरीद हेतु व्यापक दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। लक्ष्य क्या है भाई? टू इंश्योर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी और कुशल खरीदारी हो, और इसके माध्यम से जो परिचालन संबंधी तैयारी है इसको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भाई ये कर क्या रहा है? तो इससे बिजनेस जो है वो ईज होगा, यानी जो देरी होती थी रक्षा खरीद प्रक्रिया में वो कम होगा और इफिशियंसी को बढ़ावा मिलेगा। रिलैक्स्ड पेनाल्टीज है भाई। एक्चुअली क्या है, अगर ज़्यादा देरी होता है तो इसमें जो एक तरह से समझिए
कि जो लिक्विडेटेड डैमेज जो होता था उसको कैप कर दिया गया है 10% तक। ठीक है, स्वदेशीकरण परियोजनाओं के लिए 0.1% तक जो है इसको ये कर दिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स के लिए तो अश्योर्ड ऑर्डर्स फॉर अप टू 5 ईयर्स और मोर फॉर इंडिजिनली डेवलप्ड आइटम्स, यानी स्वदेशी रूप से विकसित वस्तुओं के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक तक के लिए सुनिश्चित ऑर्डर इसमें दिया गया है। नो एनओसी रिक्वायर्ड, रिमूवल ऑफ एनओसी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अलाउइंग वाइडर वेंडर पार्टिसिपेशन, ये बड़ा आवश्यकता, जो आयुध निर्माणी बोर्ड से एनओसी की आवश्यकता थी उसको हटाया गया है, जिसमें विक्रेता से की व्यापक भागीदारी संभव हो सके। प्रोक्योरमेंट थ्रेशोल्ड क्या किया गया भाई, तो 50 लाख रुपए तक की सीमित निविदा पूछताछ की अनुमति है, और इससे अधिक जो है केवल असाधारण मामलों में जो एक्सेप्शन केसेस होंगे उसी में किया जाएगा। ग्रोथ प्रोविजन क्या है भाई, प्लेटफॉर्म की तत्परता बनाए रखने के लिए जहाज मरम्मत और विमान अन ओवरहॉल कार्यों के लिए 15% अग्रिम वृद्धि की अनुमति दी गई, मतलब 15% जो है आपको अपफ्रंट ग्रोथ जो है अलाउ किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना पॉइंट। अब आ रहा है भाई कि रक्षा खरीद नियमावली 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इस रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया डीपीएम 25 पूर्ववर्ती डीपीएम 2009 का स्थान लेती है। यह नियमावली सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजीगत और राजस्व खरीद दोनों के लिए लागू है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात आ रही है क्या, एक तो सही है, दूसरा सही है, और तीसरा जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्व खरीद के लिए है, पूंजीगत खरीद के लिए लागू नहीं की गई है। तो यानी 1 और 2 केवल हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा हमारे पास गलत हो जाएगा। हम लोग अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर भाई, क्लाउड सीडिंग को लेकर के। एक्चुअली क्या हुआ कि आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जो है पहल पर सबसे पहले जो है दिल्ली में इसको आर्टिफिशियल रेन को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बुरारी में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये कब का बात है भाई, एक्सपेक्टेड इसका किया गया है फर्स्ट क्लाउड सीडिंग जो है ये 29 अक्टूबर को जो है ये ट्राई किया जाएगा बुरारी से, और इसके लिए टेक्निकल हेल्प किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है भाई, क्लाउड सीडिंग एक्चुअली जो है एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इससे एनहांस किया जाता है क्लाउड्स एबिलिटी को कि वो रेन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और स्नो यानी बर्फ या ये कहिए कि बारिश को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इंट्रोड्यूसिंग टीनी आइस न्यूक्लियाई इनटू नेचुरल क्लाउड्स, इट डज नॉट क्रिएट न्यू क्लाउड्स बट एक्ट्स ऑन एग्जिस्टिंग वंस। अब सबसे बड़ी बात आती है, पूछा जाता है क्या कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या कोई नए बादल बनाती है, नहीं, ये नए बादल नहीं बनाती है, जो मौजूदा बादल होती है उसी पर प्रभाव डालती है। इसमें होता क्या है भाई, जो सीडिंग एजेंट्स होते हैं इसको रिलीज किया जाता है क्लाउड में बाया एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के माध्यम से इसको क्लाउड में भेजा जाता है। दीज पार्टिकल सर्व एज न्यूक्लियाई फॉर स्नोफ्लेक या रेन ड्रॉप फॉर्मेशन विच देन ग्रो एंड फॉल एज प्रेसिपिटेशन, यानी ये कण हिमकण या वर्षा बूंदों के निर्माण के लिए कणों का काम करते हैं और बाद में ये बढ़ते हैं और वर्षा के रूप में गिरते हैं। यही क्लाउड सीडिंग का एक प्रोसेस है। बस ये लाइन जरूर ध्यान में रखना है कि डज नॉट क्रिएट न्यू क्लाउड्स बट एक्ट्स ऑन एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास देखो भाई यही क्लाउड सीडिंग का है कि किस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर भेजा गया सिल्वर आयोडाइड का जो वाटर पार्टिकल्स है, बेसिकली सिल्वर आयोडाइड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछता है सिल्वर आयोडाइड को लेकर के, तो ये लाइन भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है भाई सामान्य सीडिंग एजेंट कौन है भाई, तो सामान्य सीडिंग एजेंट है सिल्वर आयोडाइड जो ब्रॉडली यूज किया जाता है। इसके बाद पोटाशियम आयोडाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस है, ईटीसी इसको भी यूज करते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई, ये रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय सेटलिंग पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट्स को जो है सेटलिंग करते हुए ये एयर पॉल्यूशन को कम करता है, रेनफॉल को इंक्रीज करता है, स्नोफॉल को इंक्रीज करता है, वाटर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करता है और एग्रीकल्चरल आउटपुट को भी ये बढ़ाता है। कंसर्न क्या है भाई, लिमिटेड रिलायबिलिटी एंड अनसर्टेन आउटकम्स। एक्चुअली क्या है, इसका विश्वसनीयता अभी तक सीमित है और इसके परिणाम बहुत बढ़िया अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। दूसरा कंसर्न है भाई टॉक्सिसिटी रिस्क फ्रॉम सीडिंग एजेंट्स, जैसे सिल्वर आयोडाइड से वगैरह से जो है टॉक्सिसिटी का जो है रिस्क बनता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है ताकि शहर में पहली बार कृत्रिम वर्षा हो सके, तो राइट आंसर बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा भाई, कानपुर, सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, मतलब अगला जो टॉपिक हमारे पास है, इंटरनेशनल कन्वेंशन आया है डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर के भाई, खेलों में डोपिंग के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उस पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया को री इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरपर्सन के रूप में
ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक एट द 10th सेशन ऑफ द COP टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। और अजरबैजान बाज इलेक्टेड चेयरपर्सन, यानी अजरबैजान को चेयरपर्सन चुना गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 10वां सत्र था, उसमें एशिया और प्रशांत ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में भारत को जो है फिर से चुना गया है। ये ध्यान रखना, उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस चेयरपर्सन के लिए जो है इंडिया आया है और अजरबैजान जो है इसको अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, हाँ, और सबसे बड़ा बात है, एक क्वेश्चन और आपको बता दूं कि ये हुआ कहाँ था भाई। तो यह जो है पेरिस का, जो यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में था, वहीं पर 20 से 22 अक्टूबर 2025 तक ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत को चुना गया है। ठीक है, वाइस चेयर के लिए। अब आता है भाई, यह है क्या भाई, तो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था 19 अक्टूबर 2005 को, जो 33rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस था उसमें। इसको लागू कब से किया गया, 2007 में लागू किया गया। उद्देश्य क्या है भाई, तो उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर डोपिंग रोधी कानूनों और विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना और खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करना। पार्टीज कितने हैं भाई, तो 192 देश इसमें मेंबर हैं, इंडिया सहित, ये ध्यान में रखना है। खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के 10वें सत्र में भारत को एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। जबकि किस देश को अध्यक्ष चुना गया है, तो राइट आंसर विल बी द अजरबैजान, बी विल बी द राइट आंसर। अगला हमारे पास है मैरीटाइम एक्सरसाइज जैमेक्स 2025। अब देखो भाई, इसमें खास क्या है, तो इंडियन नेवल शिप है, नाम है सह्याद्री, एन इंडिजिनसली ब्यूल्ट शिवालिक क्लास का जो है भाई, ये एक शिप है, गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, पार्टिसिपेट इन द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज फ्रॉम 16 से 18 अक्टूबर। एक्चुअली जैमेक्स जो है, जैमेक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो जैमेक्स जो है ये 16 से 18 अक्टूबर 2025 को अभी संपन्न हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। जैमेक्स के बारे में बता दूं, यह भारत और जापान के बीच का जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है दोनों देशों के बीच का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भाई, ये अपनी तरह का 9वां संस्करण था और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, योकोसुका जापान में। और भारत और जापान के बीच का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से INS शिवालिक जो है इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो 2012 में कमीशन किया गया था। और जापानी नौसेना की तरफ से JS युगिरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, भारत और जापान के बीच कौन कौन से अदर एक्सरसाइज होते हैं। एक का नाम है भाई जीमेक्स, होता है नेवी के बीच का, और एक होता है मालाबार। मालाबार में जापान भी रहता है और उसके साथ साथ USA और ऑस्ट्रेलिया, यानी ये समझो कि ये क्वाड वाला है। ये कौन सा है भाई, तो ये क्वाड वाला है। एयरफोर्स का जो होता है वीर गार्जियन या सिनाओ मैत्री होता है। आर्मी के बीच का क्या होता है भाई, धर्म गार्जियन। तो ये भारत और जापान के बीच के होने वाले सारे के सारे एक्सरसाइज मैंने आपको इसमें बता दिए इस चार्ट में। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है भाई, वो ध्यान में हमें रखना है कि जैमेक्स 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैमेक्स 2025 जापान भारत समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण है। 16 से 18 अक्टूबर 25 तक जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। कहीं कुछ एक ही स्लाइड में देखो सारा क्वेश्चन है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए C विल बी द राइट आंसर। 1 भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। ठीक है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि विद्या कसम आपका है, इसका जवाब गूगल करके नहीं दीजिएगा। कल मैंने पढ़ाया था, आपकी मेमोरी में जो होगा उसके बेस पर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे जो है हर साल 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, कब होता है सेलिब्रेट, तो 23 अक्टूबर को प्रत्येक साल जो है सेलिब्रेट होता है। अब देखो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं इसको स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था भाई, 2013 में। बिस्केक डिक्लेरेशन के अंतर्गत, जो किर्गिस्तान में पड़ता है उसी के अंतर्गत, वेयर 12 रेंज कंट्रीज अग्रीड टू कोलैबोरेट फॉर स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन। जो 12 रेंज कंट्रीज हैं उन्होंने जब ये बताया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, तो कंजर्वेशन करेंगे स्नो लियोपार्ड को, तो उनके बीच में ये समझिए कि बिस्केक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसको डिक्लेयर किया गया। 2025 का कैंपेन का नाम क्या है भाई, #23 for 23। ठीक है, तो ये इस साल का जो है एक कैंपेन हमारे पास दिया गया है 2025 का। अब आता है भाई हिम तेंदुआ के बारे में जान लीजिए। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा ओनिशिया जो है इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट कहाँ है भाई, माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिलता है।
इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और ईस्टर्न हिमालयाज में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को आपको ये मिलेगा। मेजर साइट्स क्या है भाई, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, और स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। जो हेमिस लद्दाख जो है ये विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी कहलाती है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है भाई, वल्नरेबल कंडीशन में यानी संवेदनशील कंडीशन में है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यह हर साल 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान में बिश्केक घोषणा को अपनाने के बाद 2013 में इस दिवस की स्थापना की गई थी, सही है। इस घोषणा में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए सहयोग करने वाले 12 देशों को शामिल किया गया था, यह भी सही है भाई। तो 1, 2, 3 यानी सी विल बी द राइट आंसर, देयर इज नो डाउट, है ना। तो यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट क्यों चर्चा में आया है, ये हम लोग बात करते हैं। सीनियर एडवोकेट जो है पिंकी आनंद अपॉइंटेड बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट जज, जो भारत की भाई हैं पिंकी आनंद, इन जो सीनियर एडवोकेट हैं इनको बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत की पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर पिंकी आनंद को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल को इसी न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पिंकी आनंद के रिक्रूटमेंट को लेकर के। और इनसे पहले कौन हुए थे भाई, संजय किशन कौल। अब देखते हैं भाई क्या है बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय। इसकी स्थापना जो है बहरीन सिंगापुर ट्रीटी के अंतर्गत मार्च 2024 में हुई थी। और इसका मॉडल किसका है भाई, तो सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के मॉडल पर यह डेवलप किया गया है। पर्पस इसका क्या है, ये एक्चुअली हैंडल करती है कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर कॉमर्शियल डिस्प्यूट को। जैसे क्रॉस बॉर्डर कॉमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो उसको ये हैंडल करता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कमर्शियल लॉ। एक्चुअली क्या होता है, सीमा पार वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करना इसका बेसिक उद्देश्य होता है। इसमें 17 जज होते हैं, 7 महिला होती है और 10 पुरुष होते हैं। फ्रॉम डाइवर्स ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो जॉन पॉल्सन इसके प्रेसिडेंट हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पिंकी आनंद को। और इनसे पहले 2024 में संजय किशन कौल इसके लिए अपॉइंट हो चुके थे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आयुषियन प्रजाति अस्तित्व आयोग के नए अध्यक्ष, न्यू चेयर ऑफ आयुषियन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन। तो देखो भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंबर्स इलेक्टेड विवेक मेनन, नाम याद रखना है भाई, विवेक मेनन साहब का नाम याद रखना है, एज द न्यू चेयर ऑफ द आयुषियन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन फॉर द 2025-29 क्वाड्रेनियम ड्यूरिंग द आयुषियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन अबू धाबी। आपको बच्चों पता है कि मैं कई दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आयुसियन का जो है अभी जो कांग्रेस उसका जो यानी जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था वो अबू धाबी में चल रहा था। तो उसमें जो है 2025 से 29 के लिए विवेक मेनन को आयुसियन प्रजाति अस्तित्व आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विवेक मेनन इंडिया से हैं और इंडिया में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ये फाउंडर हैं। ये सबसे बड़ी बात है भाई, विवेक मेनन साहब के बारे में याद रखिएगा, ये फाउंडर हैं WTI के, यानी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है ये फाउंडर हैं विवेक मेनन साहब। ठीक है, तो उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। अब जानते हैं विवेक मेनन जी के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है भाई। ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं, फोटोग्राफर हैं एंड एनवायरमेंटल कमेंटेटर हैं। एक्सपीरियंस 30 ईयर्स इनका हुआ है भाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में और 100+ कंट्रीज में ये वर्क कर चुके हैं। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। आयुसियन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन के बारे में जाना जाए, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और आयुसियन का 7 कमीशन में से एक है ये। कंपोजिशन क्या है भाई, ओवर 10,500 वॉलंटियर एक्सपर्ट्स फ्रॉम नियरली एवरी कंट्री। फंक्शंस क्या है भाई, प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम हेल्थ एंड स्पेसीज रूल्स, यानी जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और प्रजातियों की भूमिका पर यह वैज्ञानिक आंकड़ा प्रदान करता है। कौन सा भाई, तो आयुसियन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए आयुषियन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो राइट आंसर विल बी द विवेक मेनन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते भाई वर्ल्ड पोलियो डे।
वर्ल्ड पोलियो डे बच्चों आपको पता है कि 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ग्लोबल पोलियो डे जो है ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। और एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट होता है भाई? पोलियो अवेयरनेस, कोई भी डे सेलिब्रेट होता है अगर किसी बीमारी के नाम पर है तो उसके समझिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री वगैरह को जान ले। देखो भाई, वर्ल्ड पोलियो डे का जो थीम रखा गया है, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। इसका ओरिजिन क्या है भाई? तो इनिशिएटेड बाय रोटरी इंटरनेशनल टू ऑनर डॉक्टर जोनास सॉल्क का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले इसको लेकर के वैक्सीन बनाई थी, फर्स्ट इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई थी। तो उन्हीं के सम्मान में जो है उनका जो है ऑनर किया जाता है। तो जो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसको लाया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, पोलियो जो है एक वायरल समझिए डिजीज है, ये वायरस से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि अब आगे क्या क्या इसमें जो है इसका वैक्सीनेशन क्या होता है भाई। तो ओपीवी जो होता है 6 वीक्स कम में मिलता है, 10 वीक्स और 14 वीक्स में दिया जाना चाहिए। तो ये सारा का सारा वैक्सीनेशन का सिस्टम है। इंडिया एक्चुअली पोलियो फ्री हो चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भाई, ये क्या है पोलियो में, जिसको हम लोग पोलियो माइलाइटिस के नाम से जानते हैं। यह हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, मेनली अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन। और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है भाई? पोलियो वायरस। ट्रांसमिशन प्राइमरली वाया द फेशियो ओरल रूट, है ना, यानी मल मौखिक मार्ग से जो है ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये फैलता है। इंडिया का पोलियो फ्री अचीवमेंट 2014 में WHO ने कंफर्म किया था भाई। और इंडिया ने इसके भाई इस अचीवमेंट को प्राप्त करने से पहले कई सारे प्रोग्राम चलाए। इसमें सबसे फेमस प्रोग्राम हमारा है वर्ल्ड पोलियो प्रोग्राम, जिसका टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी की। इंटेंसिव क्या था भाई? डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव चलता है। इसके अंतर्गत घर घर जाकर गहन टीकाकरण अभियान चलाया जाता है ना। अब देखो, विश्व पोलियो दिवस 2025 का विषय क्या है भाई? एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, है ना, यानी बी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं भाई 10वें नंबर टॉपिक पर, श्री नारायण गुरु पर। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने केरल में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ पर भाई? केरल में। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इनके नाम को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं कि भाई SNDP, है ना, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं भाई, श्री नारायण गुरु को लेकर के 1856 में इनका जन्म हुआ, 1928 में डेथ हो गया। जन्म कहाँ हुआ था भाई? चेम्पा थांजी, तिरुवनंतपुरम, केरल के पास। किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? एझाबा कम्युनिटी है, वहीं से बिलोंग करते थे। ये एक संत थे, फिलोसफर थे, पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनका सबसे बड़ा मेजर वर्क्स क्या है भाई? अनुकंपा दशकम इन्होंने लिखा, साथ ही साथ ब्रह्म विद्या पंचकम की भी रचना इन्होंने की। अब क्या है भाई प्रमुख योगदान इनका? ये बड़ा फेमस है, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। इन्होंने एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया। साथ ही साथ अरुबिपुरम आंदोलन इन्होंने चलाया, जिसमें जो भाई सभी जातियों के लिए समान मंदिर प्रवेश अधिकार की इन्होंने वकालत की। 1903 में इन्होंने एझाबा समुदाय के उत्थान के लिए डॉक्टर पी पालपू के साथ श्री नारायण धर्म परिपालन योगम चलाया, है ना, जिसको हम लोग SNDP के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। सपोर्टेड द बाइकोम सत्याग्रह, त्रावणकोर में एक जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चला, बाइकोम सत्याग्रह 24 से 25 के बीच में, वह उसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर भूलना नहीं है बच्चों, राइट आंसर होगा केरला, है ना, केरला विल बी द राइट आंसर। अब आता है भाई न्यूज इन शॉर्ट। तो सबसे बड़ा बात है कि भारत ने कबड्डी में क्लीन स्वीप किया है भाई। लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों ने बहरीन के मनामा में चल रहे एशियाई युवा खेलों 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया, चाहे लड़कों की टीम हो चाहे लड़कियों की टीम हो। दूसरा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 2025 का विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। अक्काई पद्मशाली कर्नाटक से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई है। कौन? तो अक्काई पद्मशाली। अब आपके लिए जो बच्चों होमवर्क है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मामला निम्नलिखित के इर्द गिर्द घूमता था। महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सहमति की आयु, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब मेंस का जो आपका है आज का क्वेश्चन कि सुशासन की अवधारणा का विश्लेषण करिए और आकलन करिए कि ई गवर्नेंस किस प्रकार जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ा सकता है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड असेस हाउ ई गवर्नेंस कैन एनहांस गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल।
तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप कोशिश करिएगा लिखने का, ठीक है। तो चलिए अब एक बार आपको फिर से बता दूं कि दिवाली की ढेर सारी अभी छूट आपको ऑफ़र मिल रही है। 75% तक ऑफ़र आपको दिवाली की यहाँ पर अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में तो आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। अविनाश सर PWPSC टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ क्लास की PDF लिंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।